गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पात्रों के लैंगिक जनन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, ये सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हमने बताया था लैंगिक जनन जो है 3 भागों में बांट के मध्यम करते हैं, 3 मुख्य घटनाओं में उसका वर्गीकरण करके मध्यम करते हैं। जैसा कि पहला था जब हम बात करते हैं निषेचन के पूर्व की घटनाएं, तो हमने निषेचन पूर्व की घटनाओं में युग्मक जनन और युग्मक ट्रांसफर देख लिया था, जिसे हम परागण कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है इंग्लिश में इंटरेक्शन। तो अब हम देखेंगे, अभी इसके पहले वाले वीडियो में जब हम परागण देख रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि पुंकेसर से पराग कण जो स्त्री केसर है उसके वर्तिकाग्र पर कैसे पहुँचता है। अब हम बात करेंगे उसके आगे की प्रक्रिया। उसके आगे की प्रक्रिया यानी पराग और स्त्री केसर के बीच कौन कौन सी क्रिया होती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन में हम क्या देखते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को हम किस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे? पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसे हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। पिस्टिल को हमने आपको बताया था स्त्री केसर में हमने आपको एक फ्लावर बताया था। ये मान लेते हैं फ्लावर है और ये इसका ये है स्त्री। और ये मान लेते हैं पुष्प है जहाँ से परागकण। अब यहाँ परागकण पहुँचने के बाद क्या होगा, इसकी जो अध्ययन हम करते हैं वो हम बात करेंगे स्त्री केसर संकर्षण। हम आपको सबसे पहले याद दिला दें कि चाहे पुष्प एक लिंगी हो चाहे पुष्प द्विलिंगी हो, वहाँ पे परागण की प्रक्रिया होनी ही होनी है जब भी हम लैंगिक जनन की बात करेंगे पुष्पी पात्रों। तो फ्लावरिंग प्लांट में होता क्या है कि जो स्त्री केसर है जिसमें हमने आपको बताया था वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, उसके बाद क्या होता है अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर हमने आपको बताया था एक भ्रूणकोश होता है। यहाँ तक की टॉपिक हमने कवर पहले वाले वीडियो में कर लिया। तो हम ये देखेंगे कि जो ये परागकण है वो जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है उसके बाद की प्रक्रिया क्या होता है। तो यहाँ मोटा मोटी 2-3 चीजें आपको समझनी है। पहला तो ये, अगर पुष्प एक लिंगी है तो भी परागण होगा, अगर पुष्प द्विलिंगी है तो भी परागण होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान लेते हैं 2 पुष्प हैं, एक ए है और एक बी है। बी मान लेते हैं क्या है, स्त्रीलिंग है, और ए क्या है। तो हमारा जो पिष्टी है वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये हमारा क्या है, फूल है। ये चिन्ह किसका है, नर का है। ये मान लेते हैं मेल फ्लावर है, और ये क्या है, फीमेल फ्लावर। तो स्त्री केसर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब मान लेते हैं इसका परागकण यहाँ पे आता है। तो अगर ये हमने आपको बताया था परागण में स्वयुग्मी बताया था, जाम ने बताया था एक ही पुष्प के अंदर हो सकता है, दूसरा हमने बताया था एक ही पौधे के 2 पुष्प के बीच हो सकता है, और तीसरा हमने बताया था कि 2 अलग अलग प्लांटों के पुष्पों में भी हो जाता है। तो ये 3 तरह का हमने परागण आपको बताया था। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ का परागण कहाँ आता है, यहाँ पे आता है परागकण। और ये भी चांस बन सकता है कि ये पुष्प एक ही जाति के न हो। मान लेते हैं एक यहाँ पे हम सी फूल लेते हैं, ये इसकी जाति अलग है और इसकी जाति अलग, लेकिन
चूंकि इसमें भी परागकण है, तो इसके परागकण भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अब मान लेते हैं इसको, ये सरसों का फूल है और ये आम का, या आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आम के जो परागकण है वो कहाँ, सरसों वाले पे भी आ सकता है, सरसों का आम पे जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे नेचर ने इतना बेहतरीन सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि ये जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है, यहाँ से वो क्या करेगा, अगर उसी जाति का परागकण है, उसी जाति का परागकण है, उसी पुष्प फूल का परागकण है, तब तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही अजीब चीज होता। जैसा कि हम बाद में वैज्ञानिकों ने अपना तरीका निकाला, बाद में हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो परागकण है वो उसी जाति का होगा, यानी अगर सी का होगा, ये मान लेते हैं अलग जाति है और ये अलग जाति है, तो ये इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ये एक्सेप्ट किसको करेगा, केवल इसको करेगा। क्योंकि चांसेस क्या है, चांसेस कुछ भी हो सकता है। चांसेस दूसरी जाति के परागकण दूसरी जाति के स्त्री केसर तक पहुंच सकता है, चाहे वायु के द्वारा पहुंचे, चाहे वो जल के द्वारा पहुंचे, चाहे वो कीटों के द्वारा पहुंचे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी एक्सेप्ट उन्हीं को करेंगे जो उसी जाति के परागकण होंगे, जो उसी जाति के परागकण होंगे उनको एक्सेप्ट करेगा और बाकी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये तो हो गया कि अगर बाहर से कोई परागकण आता है तो। अब मान लेते हैं एक ही जाति का है, एक ही जाति के जो परागकण है वो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही पहुंच पाते हैं। इसीलिए देखो प्रकृति ने क्या किया है, परागकणों की संख्या बहुत ज्यादा रखी है। एक पुंकेसर के अंदर बहुत सारे परागकण होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं कि एक ही परागकण होता और वो हवा के द्वारा उड़ जाता, कहीं बाहर चला जाता, तो इस तरह से तो जल्दी क्या होता, लैंगिक जन्म हो ही नहीं पाता। तो इसलिए नेचर ने यहाँ इसको क्या कर दिया है कि परागकणों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दिया। बहुत, मान लो 1000 है तो खराब हो जाएगा, तब भी 500 है, 500 नहीं पहुँचेगा तो 100 तो पहुँचेगा। तो ये इस तरीके से डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे परागकणों की संख्या इसीलिए ज़्यादा बनाया गया है कि जिससे जो परागकण स्त्री केसर संकर्षण कम से कम हो पाए, ऐसा ना हो कि पराग स्त्री केसर तक पहुँच ही ना पाए। तो इतनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे, हवा के साथ उड़ रहे हैं, अगर 10, 20, 50 कुछ भी, तो यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि इस पे करीब 50 या 50 से ज़्यादा या 100 मान लेते हैं परागकण आते हैं। तो क्या सभी परागकण जो है उसके जो युग्मक है, जिसे मेल गाइमेट कहते हैं, वो क्या सभी अंदर आ पाएंगे? ये संरचना को थोड़ा सा हम देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ज़्यादातर दिमाग में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब मान लेते हैं, छोड़ो इसको, फूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं ये हो गया और ये मान लेते हैं इसका क्या है, जान है। आप देख सकते हो ये इसका क्या है, वर्तिकाग्र है, ये इसकी वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये बीजांड है, और ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में आपने देखा था इसका भी स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ था। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब
जब यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारे परागकण, ये क्या है? परागकण। बहुत सारे परागकण आ गए तो क्या हुआ? क्या सारे परागकण, क्योंकि हमें पता है परागकण के अंदर क्या होता है? नर युग्म। और हमने आपको बताया था कि नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो ये पुष्पी पादपों का अद्भुत तो वो है कि यहाँ पे नर युग्मक कितने होंगे? 2। तो हमने ये भी आपको बताया था कि कुछ नर युग्मक पहले ही बन जाते हैं, या आपको थोड़ा सा उस वीडियो में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने आपको परागकण की संरचना पढ़ाई थी कि परागकण कैसा होता है। तो हमने आपको बताया था कि परागकण कुछ इस तरह का है। हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या होता है? जनन क्षेत्र। और यहाँ पे हमने आपको बताया था एक सेल है, यहाँ हमने आपको एक सेल बताया था। ये क्या होता है? जनन कोशिका है। और ये क्या है? वर्गी कोशिका। ये जो है, ये जो न्यूक्लियस है, यही बाद में डिवाइड होकर के 2 नर युग्मक बने। तो अब ये जो बहुत सारे परागकण हैं उनमें क्या होगा? कुछ तो ऊपर ही नष्ट हो जाएंगे। यानी इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होती है? ये जो परागकण है वर्तिकाग्र पे आने के बाद यहाँ से क्या होगा? एक नली निकलेगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा परागकण यहाँ पे है। तो कुछ परागकण मान लेते हैं यहाँ से ऐसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ परागकण में तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं पराग नली। ये पराग नली यहाँ बन रही है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगा। पालन ट्यूब इसको इंग्लिश में बोलते भी हैं, पालन ट्यूब। अब देखो ये जो हमारा जनन कोशिका है ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद 2 हो जाएगा। दोनों होने के बाद इस नली से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ क्या होता है? जब बहुत सारे परागकण पहुँचते हैं तो इसमें से कुछ में तो पराग नली निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट। केवल एक पराग नली, एक परागकण का एक पराग नली निकल करके यहाँ पहुँचता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे इस टॉपिक के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद क्या होता है। अगर अलग अलग जात के परागकण है तो वो रिजेक्ट कर देगा। एक ही जात का होगा उसमें भी योग्य होगा, अयोग्य और सुयोग्य। समझ में आ रहा है? 2 बातें। जो अयोग्य होगा उसे बाहर कर देगा, जो योग्य होगा सुयोग्य होगा उसे क्या करेगा? वो एंट्री करेगा। और उसमें भी उसको यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। लास्ट में जाकर के केवल एक पराग नली से परा हुआ गैमेट जाकर के मिलेंगे, यानी एक स्त्री केसर से एक जो है वो मिल जाए। यहाँ पे आपको 2 चीजें और देख रहे होंगे, विपुंसन और गोरा वस्त्रावरण। ये 2 टॉपिक भी बोर्ड में 2-2 नंबर के क्वेश्चन या 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इस केस को तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपने हिसाब से पीस तैयार करना है। हमें अपने हिसाब से स्त्री केसर परागकण का क्या कराना है? संकर्षण कराना है, इंटरेक्शन कराना है। अब मान लेते हैं A, B, C, D, ये 4 तरह के परागकण हैं। और इन चारों में हमें लग रहा है सबसे अच्छा ये है, A है। और हम चाहते हैं कि A परागकण का ही जो है इस बीच मान लेते हैं ये हमारा ये क्या बोलते हैं? स्त्री केसर है, इसे P से डिनोट कर रहे हैं, मान लेते पिस्टिल है। तो अब हम चाह रहे हैं कि केवल जो परागकण A है
वही इससे संकर्षित हो, वही आकर के इससे फर्टिलाइज हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम जो 2 टेक्निक अपनाते हैं उसे बोलते हैं विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण। पहले विपुंसन को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमैस्कुलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मान लो फ्लावर है और ये मान लेते हैं पुंकेसर है, या मान लेते हैं कोई बाहर यहाँ पे पुंकेसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, मान लो बाहर का है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोरा वस्त्रावरण कर लेंगे। इसको ऐसे ढक, इसे किसी पेपर से ढक देते हैं जिससे बाहर के परागकण न आने पाए। समझ में आ रहा ना? यानी एक तरह से इस पुष्प को ही हम क्या कर रहे हैं, बटर पेपर से, एक पेपर होता है पतला सा, जिससे उसमें परागकण एंट्री न कर पाए। इसको हम क्या करते हैं, पहले ही कवर कर देते हैं। ये कब हम करेंगे? अगर पुष्प एक लिंगी, जैसे यहाँ पे हमने क्यों किया, हमने ये मान लिया है ये हमारा फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है और ये फीमेल फ्लावर। तो हमें ढकना किसको है, फीमेल फ्लावर, जो मादा पुष्प है उसको क्या कर देना है, बटर पेपर से कवर कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये BCBA किसी भी प्रकार का बाहरी परागकण एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर ये तो केस हो गया कि जब पुष्प एक लिंगी है, यानी केवल ये क्या है, इसमें मादा जनन अंग केवल है। ये मादा पुष्प है, जो हम एग्जाम्पल लें वो मादा पुष्प है, और इस मादा पुष्प में बाहर के परागकण न आने पाए, इसके लिए हम बोरा वस्त्रावरण कर देते हैं। लेकिन अगर पुष्प द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ कि इसका यही पे है, पुंकेसर भी यही है। अब हम फ्लावर को ढकेंगे कैसे? पहले ढक देंगे तो भी तो इसका संकरण इंटरेक्शन हो जाएगा ना इस परागकण का और टिकाकर का। इसके लिए हम क्या टेक्निक अपनाते हैं, विपुंसन। विपुंसन में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैच्योर होने से पहले ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये जो हमारा परागकोश है या पूरा पुंकेसर स्टेमेन को ही हम क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से फूल में से पहले ही, जब वो मैच्योर नहीं रहता उसके पहले ही निकाल देते हैं। यानी जैसे इससे क्या फायदा हुआ कि पहले ही हमने इसको निकाल दिया, इसका क्या कर दिया, विपुंसन कर दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, यानी इसका जो मेल आर्गन था वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये चीजें हम कब करते हैं, जब हमें अपने हिसाब से पराग स्त्री के साथ संकर्षण करवानी है, जब हमें सुयोग्य जो बेस्ट होता है उसका हम पॉलन ग्रेन को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, संकर्षित करवाना चाहते हैं, फर्टिलाइज करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। एक बार अगर हम विपुंसन कर दिए तो भी बोरा वस्त्रावरण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन वर्ड मैस्कुलिन जेंडर से बना हुआ है, और इसको बोलते हैं बैगिंग। ये आपको आसान लगेगा, बैग लगा दे। तो हम दोनों केस में, अगर पुष्प एक लिंगी है तो भी बोरा वस्त्रावरण करेंगे, अगर पुष्प द्विलिंगी है तब भी हम बैगिंग का सहारा लेते हैं, बैगिंग टेक्निक का सहारा लेते हैं, जिससे बाहर के परागकण एंट्री न करें। अब हम देखेंगे कि जब ये परागकण, ये आपको सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। परागकण जो पॉलन ट्यूब बनता है, थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसे बड़ा बना रहे हैं। हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, ध्यान है। ये आपको याद होगा, ये अंडकोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक सेल। ये 2 सेल इसकी क्या है, सहायक कोशिका। यहाँ कुछ तंतुमय संरचना होता है, ये फिगर आपके बुक में अच्छे से मिल जाएगा। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल है,
ये क्या है, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है। अब ये मान लेते हैं एक पालन ग्रेन है और पालन ग्रेन से ऐसे ट्यूब निकला, ये ऐसे होते होते ऐसे आएगा, और ये सेल जो है डिवाइड होगा, डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, ये केंद्रक डिवाइड होगा। अब ये क्या बन गए, नर युग्म, मेल गैमेट। हमने आपको बताया था पुष्पी पादपों में मेल गैमेट कितने होंगे, 2। अब ये ऐसे आते हुए पॉलन ट्यूब से अंदर आते हुए तंतुमय संरचना की सहायता से एक गैमेट कहाँ मिलेगा, इस अंड कोशिका से मिलेगा। इसे हम बोलते हैं, यहाँ इसको हम बोलते हैं निषेचन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन जब होता है उसे हम बोलते हैं निषेचन। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि एक नर युग्मक तो आकर के अंड कोशिका से मिल गया, जहाँ पे क्या हुआ, नर युग्मक का केंद्रक और अंड कोशिका का केंद्रक मिलकर के क्या बना दिया, जाइगोट। याद आपको आ रहा होगा, हमने पहले चैप्टर में बताया था लैंगिक जनन में जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलन होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं, और उसके द्वारा बने हुए सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट, युग्मनज। तो निषेचन के दौरान क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब आपको जो ये समझ में आ रहा है कि एक नर युग्मक तो आकर के अंड कोशिका से मिलते हैं, ये दोनों सहायक कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नर युग्मक को मादा युग्मक जिसे अंड बोलते हैं, एक बोलते हैं, वहां मिलाने में मदद करती है, इसको सहायता करते से सहायक कोशिका। तो अब जो दूसरा है, दूसरा जो युग्मक है वो आकर के हमारे किससे मिलेगा, ध्रुवीय कोशिका। तो इसको हम बोलते हैं पहला निषेचन, और जो दूसरा युग्मक है वो आकर के ऐसे आएगा, वो आकर के कहाँ मिलेगा, इससे मिल जाएगा। तो यहाँ दो पहले से बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दो केंद्रक, यहाँ कितने थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे और एक नर युग्मक का केंद्रक मिल गया। तो अब कितने हो गए, 2 + 1 3। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहरा निषेचन, जिसे एक और नाम दिया गया है त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। इंग्लिश में इसको तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन। बहुत लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये समझना है कि त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले से 2 ध्रुवीय केंद्रक है और एक नर युग्मक का केंद्रक, यानी कितने केंद्रक मिल गए, 3। तो इस प्रकार के क्रिया को क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। चूंकि यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन हो रहा है, मिलन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निषेचन। तो चूंकि पहला निषेचन मेन जो है यहाँ पे हो गया, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है दोहरा निषेचन। ये हमारी जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो है दोहरा निषेचन। ये बोर्ड में लगभग हर साल पूछता है। आप थोड़ा सा पेपर देखेंगे तो लगभग यह हमेशा ही पूछा है। तो दोहरा निषेचन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पुष्पी पादपों की एक विलक्षण विशेषता ये भी है। और जीव जंतुओं में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक ही बार होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निषेचन 2 बार होता है, एक ही समय में 2 बार निषेचन होता है। जहाँ एक बार नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के मेन निषेचन से पहला निषेचन नाम दिया गया है, और दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाता है, इसको दोहरा निषेचन नाम दिया गया है। उसे त्रिसंलयन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नर युग्मक और अंड कोशिका मिलता है युग्मनज बनता है,
और यहाँ पे जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो इसके द्वारा जो बनेगा उसे बोलते हैं भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहला निषेचन के दौरान जो होगा युग्मनज बनेगा, और दूसरा जब निषेचन होगा तो पहले प्राथमिक भ्रूणपोष बनेगा, फिर भ्रूणपोष बनेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन पुष्पीय पादपों का एक विलक्षण विशेषता है, जिसके अंतर्गत निषेचन दो बार होता है। एक बार अब हमने देख लिया दोहरा निषेचन में क्या होता है कि जो परागकण का नर युग्मक है वो नर युग्मक भ्रूणपोष के ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। यहाँ पे त्रिशल्यन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे दो केंद्रक पहले से है और एक नर युग्मक का केंद्रक आ जाता है, तो 3 केंद्रक का सम्मिलन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है त्रिशल्यन। तो इसके द्वारा जो बनता है, जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं भ्रूणपोष, जबकि मेन निषेचन या पहले निषेचन के द्वारा जो कोशिका बनती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम युग्मनज बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निषेचन पश्च घटना, यानी आपके लैंगिक जनन की 2 घटना हमने देख लिया। निषेचन पूर्व की घटना जिसमें हमने युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण देखा था। आज के टॉपिक में हमने निषेचन देखा, डबल निषेचन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, पश्च निषेचन घटनाएं क्या है। उसमें हम देखेंगे बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। ओके, थैंक यू।